जनसंचार के विभिन्न रूपों में से आगे बात करते हैं सिनेमा के बारे में। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। सिनेमा अर्थात फिल्में देखते हैं आप, पिक्चर हॉल पे जाते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं, इंटरनेट से देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। हालांकि यह जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप में यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा को मनोरंजन के एक सशक्त माध्यम के रूप में देखा जाता रहा है। तो मनोरंजन का माध्यम भी है और सूचनाओं का माध्यम भी है, शिक्षा का माध्यम भी है। हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ जानकारी जो है हमें अवश्य मिलती है। एक गतिविधि है, आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, इस फिल्म का कौन सा चरित्र आपको अच्छा लगा और क्यों, फिल्म क्या संदेश देती है, इस बारे में 200 शब्दों की रिपोर्ट लिखें और अपने अध्यापक को दिखाएं। तो ये एक्टिविटी हम बाद में करेंगे, क्योंकि इससे पहले मुझे आपको रिपोर्ट के बारे में बताना पड़ेगा कि रिपोर्ट होती क्या है, लिखते कैसे हैं। और ठीक ऐसे ही जैसे कल हमने बात की थी आलेख के बारे में, तो आलेख के बारे में बता के उसके बाद फिर हम आलेख लिखना शुरू करेंगे। ध्यान रहे यहाँ से कि सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। यहाँ से जो आपसे प्रश्न पूछेंगे कि सिनेमा का आविष्कार किया किसने, और यह 1883 में मिनेटिस्कोप की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। 1894 में फ्रांस की में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। ध्यान रखेंगे, पहली जो फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन बनी, सिनेमा की तकनीक में तेज़ी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगीं। यहाँ देखिए विशेष गौर से जो देखने का शब्द है वो है लगीं, क्योंकि यहाँ फिल्में हैं और फिल्में बहुवचन है, तो फिर जो क्रिया है वो आपकी अनुस्वार लेके आएगी, इसलिए इसके ऊपर अनुस्वार आया है। भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय, देखिए मैं बार बार कहता रहा हूँ कि सामान्य ज्ञान जो होता है, जनरल नॉलेज जो होता है, उसमें भी ये क्वेश्चंस जो हैं कई बार आपके एग्ज़ाम्स में मिलते हैं। भारत में पहली मूक फिल्म, मूक का मतलब होता है गूंगी, जिसमें डायलॉग्स नहीं होते, जिसमें आवाज़ें नहीं होती, फिल्म बनाने का श्रेय जो है वो दादा साहेब फाल्के को जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, दादा साहेब फाल्के को जाता है। आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पुरस्कार यदि कोई है वर्तमान समय में तो वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, कि इन्हीं के नाम से जो है वो बना हुआ है। यह जो फिल्म थी वो कौन सी थी, 1913 में बनी ये फिल्म, और फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। ये आप ध्यान रखेंगे, पहली मूक फिल्म बनी राजा हरिश्चंद्र कब बनी, 1913 में बनी। किसने बनाई, दादा साहेब फाल्के जी ने बनाई। इसके बाद दो दशकों का मतलब है ऑलमोस्ट 20 ईयर्स में कई और मूक फिल्में बनी। लगभग जो 20 साल थे उनमें और भी कई इस प्रकार की मूक फिल्में जिनमें डायलॉग्स नहीं होते, केवल अभिनय होता है। और आप समझ सकते हैं कि बोल करके हंसाना या बोल करके अपनी बात को समझाना, बोल करके अपनी बात को कहना, बोल करके दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करना जो है वो कहीं ना कहीं आसान है। बिना बोले, बिना कहे, बिना जो है गाए, बिना कुछ सुनाए, बिना संवाद के आप यदि अपनी बात को कह पाते हैं तो वो बहुत कठिन भी होता है और बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत का भी कार्य होता है, लेकिन ये कार्य पहले होता रहा है। इनके कथानक धर्म, इतिहास और लोक गाथाओं के इर्द गिर्द बुने जाते रहे। कथानक का मतलब होता है एक तरीके से इनकी स्टोरी, कहानी। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। ये एक और क्वेश्चन बन गया बेटे, पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। तो पहली बोलती फिल्म का नाम है आलम आरा और बनी कब, 1931 में। याद रखने का तरीका क्या है कि जो गूंगी फिल्म बनी वो बनी 1913 में, और जो बोलती बनी वो बनी 1931 में। याद कैसे रहेगा, वो 13 का उल्टा 31 होता है, 31 का उल्टा 13 होता है। पहले गूंगी बनी और गूंगी के बाद फिर बोलती बनी। पहले बोलती नहीं आएगी, पहले गूंगी आएगी, तो पहले गूंगी फिल्म बनी, मूक फिल्म बनी, उसके बाद ही फिर वो बोलती बनी। पहली जो मूक फिल्म बनी अभी हमने पढ़ी, किसने बनाई, दादा साहेब फाल्के जी ने बनाई। और किसने बनाई,
नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। बनी कब? 1913 में। बोलती फिल्म पहली कब बनी? 1931 में। नाम क्या है फिल्म का? आलम आरा। ये याद आप रखेंगे। इसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ आज़ादी के बाद। जहां एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज़ देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता अपनाया। एक तरफ पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, ये देखिए उस टाइम के जो चरित्र थे, उस टाइम के जो हीरोज़ थे, उनके नाम है ये। महबूब खान, सोहराब मोदी, गुरदत्त जैसे फिल्मकार थे, तो दूसरी तरफ सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार थे। आपकी कक्षा में जो है एक पाठ आएगा इनका, अपू के साथ 2.5 साल। हमने 2 पाठ किए, तीसरा पाठ अपू के साथ 2.5 साल है, और वो यही पाठ है जो कि पथेर पांचाली जो इनकी फिल्म है उसके ऊपर आधारित है। अपू के साथ 2.5 साल, अपू जो उसका एक पात्र है। 70 के दशक तक, 70 के दशक का मतलब है 1960 के बाद के दशक तक सिनेमा के मूल में प्रेम, फैंटासी, जिसको इंग्लिश में फैंटासी बोलते हैं, और एक कभी न हारने वाले सुपर नेचुरल हीरो की परिकल्पना रही। कहानियों में कुछ न कुछ संदेश देने की कोशिश हुई, लेकिन बहुत ही अव्यावहारिक तरीके से। 70 और 80 के दशक में कुछ फिल्मकारों ने महसूस किया कि सिनेमा जैसे सशक्त संचार माध्यम का इस्तेमाल आम लोगों में चेतना फैलाने, उसे व्यावहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़ने और अन्याय के खिलाफ एक कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर किया जाए। यही समानांतर सिनेमा का दौर था, और इस दौरान अंकुर, सबसे पहले अंकुर, निशांत, अर्धसत्य जैसी फिल्में भी बनी। ये आप ध्यान रखेंगे। एक शब्द आया अभी, व्यावहारिक। इस पे आप गौर करेंगे। व्यावहारिक में जो है ये यह के साथ आ आएगा, व्यवहार जमा एक, लेकिन बनेगा क्या? व्यावहारिक, व्यावहारिक। हालांकि सत्यजीत राय ने 50 के दशक में ही पथेर पांचाली फिल्म बनाकर इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन समानांतर सिनेमा ने एक आंदोलन की शक्ल ली 60 के दशक के आखिरी वर्षों, और 70 के दशक में यह आंदोलन 80 के दशक में भी जारी रहा। इस धारा में सत्यजीत राय के अलावा और जो नाम थे फेमस, श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, अदूर गोपालकृष्णन, MS सथियो, गोविंद निहलानी जैसे फिल्मकार शामिल हुए। ये फेमस फिल्मकार रहे उस समय के। लेकिन बाजारवाद और व्यावसायिकता के दबाव में समानांतर या कला फिल्मों का दौर 80 के दशक में भी ख़त्म होने लगा। एक बार फिर लोकप्रिय मुंबईया फिल्में छाने लगीं। दरअसल हिंदी सिनेमा पर शुरू से ही पॉपुलर या लोकप्रिय फिल्मों का दबदबा रहा। कला फिल्मों को समानांतर सिनेमा इसीलिए भी कहा गया क्योंकि वे अपनी अंतर्वस्तु में लोकप्रिय फिल्मों के समानांतर चलती थीं। कला फिल्मों के कमज़ोर पड़ने के साथ एक बार फिर पॉपुलर या लोकप्रिय सिनेमा हावी हो गया। तकनीक कथानक पर भारी पड़ने लगी। अब देखिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये फिर कुछ नाम आए हैं, यहाँ से भी कोई विशेष क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं सिनेमा, हाँ जी, यहाँ देखिए आप, यहाँ से चलते हैं अब हम। इस तरह हम कह सकते हैं कि सिनेमा जनसंचार के एक बेहतरीन और सशक्त ताकतवर माध्यमों में से एक है। इसमें इसके कई और आयाम भी हैं। ये एक मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने का, लोगों में नई सोच विकसित करने और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का माध्यम भी है। मौजूदा समय में भारत हर साल, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, मौजूदा समय में भारत हर साल लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है। लगभग अप्रोक्सीमेटली 800 जो मूवीज़ हैं, फिल्में हैं, वो बनती हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया। कोई आपसे प्रश्न पूछ सकता है सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश कौन सा है, तो आप उत्तर देंगे भारत। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में हर वर्ष लगभग कितनी फिल्में बनाई जाती हैं, तो आप उसका उत्तर देंगे लगभग 800 फिल्में हर वर्ष यहाँ बनाई जाती हैं। यहाँ हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषा और बोली में फिल्में बनती हैं और खूब चलती हैं। तमिल में बनती हैं, हरियाणी में बनती है, पंजाबी में बनती है। इस प्रकार से लगभग सभी बोलियों में छोटी बड़ी
फिल्में बनाई जाती हैं। इसके बाद अगला जो माध्यम है हमारा वो है इंटरनेट। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। अब देखिए, एक वक्त ऐसा था जब इंटरनेट नाम का कुछ था ही नहीं दुनिया में, परंतु फ़िलहाल आपको पता है कि इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं है। और ऐसा लगता है कि इंटरनेट ने सारे संसार को जो है इकट्ठा करके एक गांव बना दिया है। आज हम कहीं भी बैठ करके और लगभग फ्री में हम किसी के साथ भी कभी वीडियो कॉल कर सकते हैं, कभी हम जो है वॉइस कॉल कर सकते हैं, कभी हम किसी से बात कर सकते हैं। पहले इतना समय लगा करता था हमें कोई चिट्ठी लिखने में, लेटर लिखने में, फिर वो पत्र जो है जाता था, उसके बाद जो है उसका जवाब आता था, इतने तक की पेशेंस हुआ करती। पर आज जो है ज़माना जो है बहुत फास्ट फॉरवर्ड है और उसका कारण है इंटरनेट। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया वही छपने वाला मामला आ गया आपका। तो सबसे पहले प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं किसमें? इंटरनेट में। उसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है। किसकी बेटा? इंटरनेट की पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है और उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। आपको पता है कि हमारे देश में भले ही फ़िलहाल 4G चल रहा है, 5G की तैयारी है, लेकिन जापान जैसे कंट्रीज़ में 8G तक जो है उनकी स्पीड जा चुकी है और उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। उसमें सारे माध्यमों का समागम है। समागम का मतलब है उनका मिक्सिंग है, सब कुछ है उसके अंदर। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने में से छपने वाले अखबार या पत्रिका में छपी सामग्री पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में से पल भर में अपने मतलब की सामग्री खोज सकते हैं। जैसे आप गूगल पर जो भी सर्च करना चाहें उसको आप पल भर में सर्च कर सकते हैं, सारा सब कुछ आपके सामने उससे संबंधित जो सूचना है वो आकर के प्रकट हो जाएगी। ये एक खासियत है इंटरनेट की। यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं हैं। आप सवाल जवाब, बहस मुबाहिसों में, बैठकों में भाग लेते हैं, आप चैट कर सकते हैं और मन हो तो अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी बहस के सूत्रधार बन सकते हैं, हेड बन सकते हैं, आगे चलने वाले बन सकते हैं। इंटरनेट ने हमें मीडिया समागम यानी कन्वर्सेशंस के युग में पहुंचा दिया है और संचार की नई संभावनाएं जगा दी हैं। हर माध्यम में कुछ गुण अवगुण होते हैं। इंटरनेट ने जहां पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोले हैं, नए दरवाजे खोले हैं, हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है। विश्वग्राम यानी कि विश्व ही एक गांव बन गया। वहीं इसमें कुछ खामियां भी हैं, कुछ इसकी कमियां भी हैं, कुछ इसके नेगेटिव्स भी हैं, कुछ इसकी बुराइयां भी हैं। पहली कमी तो यही है कि उसमें लाखों अश्लील पन्ने भर दिए गए हैं, गंदगी भर दी गई है, जिसका बच्चों के कोमल मन पर बुरा असर पड़ सकता है, दुरुपयोग उनका किया जा सकता है। हाल के वर्षों में इंटरनेट की कई ऐसी घटनाएं जो हैं वो हमारे सामने आई हैं जिससे दुरुपयोग हुआ और दुरुपयोग से आप समझ सकते हैं कि आविष्कार तो जो है पॉजिटिव के लिए होता है, लेकिन उसका यूज़ जो है वो नेगेटिव के लिए कर लिया जाता है। अब अल्ट्रासाउंड का आविष्कार किस लिए हुआ था? अल्ट्रासाउंड का आविष्कार इसलिए तो हुआ था कि भाई गर्भ में कोई दिक्कत तो नहीं है, गर्भ में पल रहे जो बच्चा है उसके अंग प्रत्यंग, उसकी सांस, सारा सब कुछ ठीक तो है कि नहीं है, परंतु उसका प्रयोग जो है नेगेटिव सेंस में कर लिया। उससे जो है लिंग का पता करवाना शुरू कर दिया कि लड़की है या लड़का है और उसका नेगेटिव यूज हो गया। गतिविधि देखिए आप क्या है बेटा, क्या आपका ईमेल अकाउंट है? शायद सबने बना रखा होगा आपने। अगर नहीं तो अपने शिक्षक की मदद से अपना ईमेल अकाउंट खोलिए और सप्ताह में कम से कम एक बार अपने किसी परिचित रिश्तेदार या मित्र को ईमेल भेजिए, जिसमें अपना हालचाल देने के अलावा उनका हालचाल भी आप पूछिए। तो ये कार्य भी हम मुझे पता है कि आप सबको आता है, परंतु नहीं आता है तो एक औपचारिक इससे संबंधित जो प्रयास है वो भी हम अपनी तरफ से अवश्य करेंगे। ये भी ध्यान रखेंगे हम। आगे चलते हैं बेटे, हम आगे हाँ जी। तो आगे एक पॉइंट बना बेटा, जनसंचार माध्यमों का प्रभाव।
अब इनका देखिए माध्यम तो हमने देख लिए हैं, वो चाहे समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, इसके साथ ही सिनेमा है, इंटरनेट है। तो इनका प्रभाव क्या है, ये प्रभाव से संबंधित जो है अब हम आगे बढ़ सकते हैं। आज के संचार प्रधान समाज में जनसंचार माध्यमों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारी जीवन शैली पर संचार माध्यमों का ज़बरदस्त असर है। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती। जो अखबार नहीं पढ़ते वे रोज़मर्रा की खबरों के लिए रेडियो या टीवी पर निर्भर रहते हैं। हमारी महानगरीय युवा पीढ़ी समाचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का उपयोग करने लगी है। खरीद फरोख्त के हमारे फैसलों तक के विज्ञापनों का असर साफ देखा जा सकता है। यहाँ तक कि शादी ब्याह के लिए भी लोगों की अखबार या इंटरनेट के मैट्रिमोनियल पर निर्भरता बढ़ने लगी है। यानी कि उसमें डालते हैं कि भाई इतनी हाइट का लड़का है, इतनी हाइट की लड़की है, इतना इनकम है, ये है, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, वो भी उसमें आने लगी है। टिकट बुक कराने और टेलीफोन का बिल जमा कराने से लेकर, बिजली का बिल जमा कराने से लेकर, मोबाइल रिचार्ज कराने से लेकर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है। इसी तरह फुर्सत के क्षणों में टीवी सिनेमा पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों और फिल्मों के ज़रिए हम अपना मनोरंजन भी करते हैं। ये देखिए एक कार्टून बना हुआ है, छिपे हुए कैमरे से बचने का एक ही रास्ता है, घूस मत लो। अपनी सेहत से लेकर धर्म अध्यात्म तक के बारे में जानकारी जनसंचार माध्यमों से मिल रही है। आप माने या ना माने, देखिए आप माने या ना माने, ये जो लिखा हुआ है बेटा इस पे गौर कीजिए। यहाँ जो विशेष रूप से जो कमी है बेटे वो यहाँ इसके ऊपर अनुस्वार आएगा, आप इसके ऊपर भी अनुस्वार आएगा, यहाँ अनुस्वार आएगा दोनों पे। आप माने या न माने। जनसंचार माध्यम आज एक उत्पाद की तरह हमारे घरों में घुस आए हैं। वे हमारी जीवन शैली को प्रभावित कर रहे हैं और हम उन्हें चाहते हुए भी रोक नहीं सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जनसंचार माध्यमों ने हमारे जीवन को और ज़्यादा सरल, हमारी क्षमताओं को और ज़्यादा समर्थ, हमारे सामाजिक जीवन को और अधिक सक्रिय बनाया है। साथ ही उन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन को गतिशील, पारदर्शी बनाया है। सूचना और जानकारियों का आदान प्रदान से लेकर लोगों को एक दूसरे से जोड़ने तक और बहस अथवा विचार विमर्श से लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने तक में जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारी राजनीति और हमारी अर्थनीति तक जनसंचार माध्यमों से प्रभावित होती है। खासकर आपातकाल के बाद, इमरजेंसी के बाद जनसंचार माध्यमों की ताकत लगातार बढ़ी है और राष्ट्रीय जीवन में उनका हस्तक्षेप भी बढ़ा है। वे न सिर्फ सरकार के कामकाज की निगरानी करते हैं बल्कि सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर फैसले, फिर एक गतिविधि है बीच में, भ्रष्टाचार, मानवाधिकार हनन, सांप्रदायिकता जैसे मामलों को जनसंचार माध्यमों ने लगातार उठाया है और लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश की है। हाल के वर्षों में स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए आया तेलका कांड हो या फिर ऑपरेशन दुर्योधन हो या चक्रव्यूह, सब ने यही साबित किया है कि यदि चाहे तो जनसंचार माध्यम सत्ता के शिखर को, चोटी को भी हिला सकते हैं। लेकिन जनसंचार माध्यम में कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। अगर सावधानी से इसका इस्तेमाल न किया जाए तो लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात तो यह है कि सिनेमा और टीवी जैसे जनसंचार माध्यम काल्पनिक और लुभावनी कथाओं के ज़रिए लोगों को एक नकली दुनिया में पहुंचा देते हैं जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। इस कारण से लोग उसके वैसे ही व्यसनी बन जाते हैं जैसे किसी मादक पदार्थ के। नतीजा यह होता है कि वे अपनी वास्तविक समस्याओं का समाधान काल्पनिक दुनिया में ढूंढने लगते हैं। इससे लोगों में पलायनवादी जो प्रवृत्ति है उसका जन्म होता है। तो ये और थोड़ा सा है बेटा, इसको आप पढ़ लेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपके पास भेजे हैं। ये एक्टिविटी आप पढ़ेंगे, लिपि से और मुद्रण तक का सफ़र। लिपि का मतलब है लिखना और मुद्रण का मतलब है छापना। तो लिखने से लेकर और छापने तक का जो सफ़र है वो सारा इसके माध्यम से आप
पढ़ पाएंगे। इसके बाद जो है ये पाठ से संवाद आ गए, यानी कि क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चंस मैंने आपके पास भेजे थे और क्वेश्चंस इससे संबंधित कुछ बचते हैं तो वो भी मैं आपके पास भेजूँगा। ये एक और एक्टिविटी है बीच में, जो एक और लेख है बेटा, ये भी आप पढ़ेंगे, इसको भी आप पढ़ लेना। इस प्रकार से जो हमारा पहला ये अध्याय था ये समाप्त होता है। अव्यक्ति और माध्यम से आगे जो है हम या तो अलंकार करेंगे या फिर जो भी मैं पाठ्यक्रम को चेक करके उसके बाद जो है हम आगे अपना अध्ययन जारी रखेंगे।